जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का वो साधारण सा टॉपिक जो देखने में तो बहुत साधारण सा लगता है। क्यों साधारण सा लगता है? क्योंकि हमने न्यूटन का पहला नियम याद कर रखा है, दूसरा नियम याद कर रखा है, तीसरा नियम याद कर रखा है और हमें लगता है हमें तो पूरा न्यूटन का नियम आता है। अब न्यूटन का नियम एग्जाम में क्या आता है? न्यूटन के नियम का उपयोग, एप्लीकेशन पूछना है। रटने को तो मैं भी रट सकता हूं, या बगल में जो बाहर सब्जी बेच रहा है उसको भी बुला के बोलूंगा बताओ न्यूटन का सेकंड लॉ बताओ, तो क्या बोलेगा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, वही बता देगा। लेकिन मैं पूछूंगा होता क्या है, तो फिर वो गायब हो जाएगा। और वही हाल आपका भी है, आपने भी फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ याद तो कर रखा है लेकिन उसको समझा नहीं है। आज हम देखिए बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछते हैं, कोई एक उसका एप्लीकेशन दे देगा। एप्लीकेशन देने के बाद आपसे क्या कहेगा, ये बताइए कि ये न्यूटन के किस नियम पे आधारित है, पहले नियम पे, दूसरे नियम पे, तीसरे नियम पे। और होता क्या है कि हर एक एग्जाम, हर एक फिनोमिना, हर एक जो एप्लीकेशन होता है वो कहीं ना कहीं दूसरे नियम से लिंकअप होता है, क्योंकि पहला और तीसरा नियम बना ही दूसरे नियम से। न्यूटन ने पहले दूसरा नियम दिया था, उसके बाद उन्होंने पहला और तीसरा नियम दिया था। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे हर एक एप्लीकेशन के बारे में कि कौन कौन सा एप्लीकेशन किस किस पे आधारित है, उसके बाद उनके बीच का उसके बीच का हम संबंध जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला नियम क्या है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ने की कोशिश करेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, इसको रेड पेन ले लेते हैं, हम कहेंगे रेड पेन ले लेते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ने की कोशिश करेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया, या इसे कहते हैं जड़त्व का नियम। अब जड़त्व का नियम क्या होता है कि जैसे आपको तैयारी नहीं हो रही है, आपकी तैयारी नहीं हो रही है, तो आप पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाता है, आपको कोई डरवाता है कि नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, है ना, फेल हो जाओगे, तो आप पे एक्सटर्नल फोर्स लगाए। और जब तक कोई डरवाए ना, जब तक आप सो रहे हैं कोई उठाए ना, तब तक आप उठने वाले नहीं है। उसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम होता क्या है कि जो कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, अवस्था में है तो स्थिर ही रहेगी, तो स्थिर ही रहेगी। यदि गति की अवस्था में है, यदि गति की अवस्था में है, अवस्था में है तो गति उसी समान वेग से गति करती रहेगी, उसी समान वेग से गति करती रहेगी, उसी समान वेग से गति करती रहेगी, ठीक है, गति करती रहेगी जब तक कि करती रहेगी, जब तक कि करती रहेगी, जब तक कि उस पे कोई बाह्य बल न लग जाए, जब तक कि उस पे कोई बाह्य बल न लगे। When body is in a rest, is still rest. When it is moving, we are moving in a uniform velocity. बाह्य बल न लग जाए, until unless is any external force is applied, लग जाए, मतलब उस पर जब तक कि कोई बाह्य बल नहीं लगता तब तक वो उसी तरह गति करती रहेगी। अब जैसे आपको पढ़ने का मन नहीं होता, जब तक कोई आपको डराए ना, आपको सिलेक्शन का लालच न दे, तब तक आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। लेकिन अगर एक बार आपने तैयारी शुरू कर दी, एक बार पढ़ने में लग गए, अब आपका सिलेक्शन होने वाला है, कल का आपका आरआरबी का एग्जाम, यूपी टेट का एग्जाम निकलने वाला है, यूपी पीसीएस का एग्जाम निकलने वाला है, और कोई लास्ट टाइम पे कहते नहीं अब पढ़ाई नहीं करनी है, तो फिर आप पूछेंगे क्यों नहीं पढ़ाई करनी है? क्योंकि अब आपका मोशन क्या है, तैयारी का मोशन है। आपको कोई रोक दे तो उसे पहले बताना पड़ेगा, क्यों उसे कोई मोशन लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से जो जीवन का नियम है वही न्यूटन का पहला नियम है। अब इसमें क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आते हैं। पहला नियम, पहला जो उपयोग है इसका, जब जैसे आप गर्मी में या अमरूद के पेड़ पे जब अमरूद फर जाता है या पक जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, एक तो पत्थर मारते हैं। मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, ये पेड़ है, यहाँ पे टहनी पे एक आम लटका हुआ है, मान लीजिए। अब आम टिकोरा का सीजन आ रहा है, कच्चे आम का। अब इस पे हम क्या करते हैं, पत्थर मारते हैं, इस पे हम क्या करते हैं, पत्थर मारते हैं। अब पत्थर मारते हैं तो क्या होता है कि पहले क्या होगा, अगर थोड़ा सा पत्थर हल्का तेज लगेगा तो ये अपनी अवस्था में बना रहेगा, टूट के नीचे नहीं गिरेगा, टूट के नीचे नहीं गिरेगा। अगर थोड़ा सा तेज लगेगा तो टूट के नीचे नहीं गिरेगा। और क्या होता है, आपने इस पे पत्थर मारा, ये जो था ये तो अस्थिर था, स्थिर ही रह गया, लेकिन इस पे बल लगा। बल किस पे लगा, वो जो डंडी जुड़ी हुई है, ये मान लीजिए ये आम है,
ठीक है। जो डंडी जुड़ी हुई है, इस पे आपका पत्थर लगा, इस पे आपका पत्थर लगा, तो ये तो स्थिर था, ये स्थिर ही रह गया, ये स्थिर था, ये स्थिर ही रह गया, लेकिन ये गति की अवस्था में आ गया। अब जब ये गति की अवस्था में आ गया तो यहां से कनेक्शन टूट गया और आपका आर्म नीचे गिर गया। तो आर्म नीचे कैसे गिरा, कैसे गिरा, क्योंकि न्यूटन का पहला नियम उसने पढ़ा, ठीक है। अब मान लीजिए आर्म नहीं गिरता है, फिर आपने क्या किया, पेड़ को खूब जोर से हिलाने की कोशिश की। पेड़ से खूब जोर से हिलाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि पेड़ गति में आ जाएगा। तब पेड़ गति में आ जाता है और जो आम है, जो आपका अमरूद है, वो स्थिर रह जाता है। अब मान लीजिए हमने पकड़ के पेड़ को ही हिलाना शुरू किया, पेड़ को ही पकड़ के हिलाना शुरू किया। अब जब पेड़ को पकड़ के हिलाना शुरू करेंगे तो पेड़ गति में आ जाएगा, आम अपनी स्थिर अवस्था में रहेगा। अब आम स्थिर अवस्था में रहेगा, पेड़ गति करेगा तो उसका कनेक्शन टूट जाएगा, तो अमरूद या आम नीचे गिर जाता है। तो जब हमने पत्थर मार के तोड़ा तो पेड़ स्थिर रहा, वो गति करने लगा आम, और अब जब हमने हिलाया तो पेड़ हिलने लगा, आम स्थिर अवस्था में रहने लगा, इस वजह से क्या हुआ, कनेक्शन टूट गया। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक ग्लास है, ये ग्लास है, इसके ऊपर हमने कार्डबोर्ड रखे, ऊपर एक सिक्का रख दिया। आप अभी बाल मेला लगता है कभी, तो उसमें एक गेम लगता है जहां पे बच्चे गेम लगाते हैं, उसमें एक गेम लगाते हैं, एक सिक्का रख दिया। अब इस सिक्के को क्या करते हैं, हम यहां से पकड़ के तेजी से खींचते हैं। अगर हमने जल्दी तेजी से खींचा तो सिक्का अपनी अवस्था में बने रहेगा, हमने कार्डबोर्ड को जल्दी से खींचा, सिक्का अपनी अवस्था में बना रहेगा, अपना वही बनना रहेगा, और हम नीचे खींच देंगे वो सीधे गिलास में गिर जाएगा। लेकिन अगर हम धीरे धीरे खींचेंगे, धीरे धीरे खींचेंगे तो उसके साथ वो भी आ जाएगा, क्योंकि उस पर भी बल ट्रांसफर हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अपनी अवस्था बनाए रखने की कोशिश करता है। इसी तरह मान लीजिए हम घोड़ा चला रहे हैं, घोड़े बैठे, घुड़सवार घोड़े बैठा हुआ है, ठीक है। अब घोड़ा अचानक से तेज चलना शुरू करता है, तो ये जो पोर्शन जो घोड़े के साथ है, जो पोर्शन घोड़े के साथ है, वो तो घोड़े के साथ आगे बढ़ गया, वो तो घोड़े के साथ आगे बढ़ गया, लेकिन हमारा जो ऊपर का बॉडी है, वो स्थिर ही रह गया। तो हमें क्या लगता है, पीछे की तरफ धक्का लगता है। तो घुड़सवार का जो पहला आता है, पहला घुड़सवार का जो धक्का लगता है, वो क्या होता है, जड़त्व के कारण लगता है, ठीक है। इसी तरह हम घोड़ा चल रहा था, घोड़ा बहुत तेज चल रहा था, तो हमारी पूरी बॉडी, घोड़ा 40 से चल रहा था, हम भी 40 से चल रहे थे, घोड़ा 40 से चल रहा था, हम भी 40 से चल रहे थे। अब घोड़ा अचानक रुक गया, तो हमारा ये वाला जो पोर्शन था, ये तो अचानक रुक गया, क्योंकि घोड़े के साथ था। ये वाला पोर्शन घोड़े के साथ नहीं था, तो ये नहीं रुका, तो ये भी आगे कोशिश किया चलने की, तो हमें आगे की तरफ झुकते हैं। तो अगर अचानक से कभी गाड़ी में आप देखते होंगे, अगर गाड़ी में ब्रेक मार दे तो गाड़ी में भी कंडीशन है, गाड़ी में जब हम ब्रेक मारते हैं तो क्या होता है, आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं, क्योंकि गाड़ी के साथ हमारा पैर तो रुक जाता है, लेकिन हमारी ऊपर की शरीर रुक नहीं पाती है, ठीक है। इसके अलावा कैरम बोर्ड देखिए, कैरम बोर्ड में क्या होता है, ये पास एक कैरम बोर्ड है, इसके ये आपका कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड में हम क्या करते हैं, स्ट्राइकर हमारे पास होता है, स्ट्राइकर से हम गोटी को मारते हैं। जब हम गोटी को मारते हैं तो क्या करते हैं, पहले गोटी रेस्ट में रहती है, जैसे हम क्या करते हैं, पहले स्टार्टिंग में गोटी को इस तरह से, इस तरीके से सरिया लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्राइकर से ऐसे इस पे हिट करते हैं, तो क्या होता है, ये गोटी यहां सरक के निकल जाती है, ये पूरी की गोटी नीचे आ जाती है। दैट मींस कि जिस पे फोर्स लगा वो तो मोमेंट में आ गई, जिस पे फोर्स लगा, कार्ड पे फोर्स लगा, कार्ड मोमेंट में आ गया, बट सिक्के पे फोर्स नहीं लगा, इसलिए सिक्का गिर गया, क्योंकि उसके अंदर इनर्शिया है, जड़त्व है, वो वहीं पे रहना चाहेगा। वो वस्तु जो जहां पे है वो वहीं रहनी चाहेगी, ठीक है, कहीं मतलब वो अपना मूवमेंट नहीं करेगी जब तक उसके उस पर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाया ना जाए। जैसे आप जानते होंगे, जब एथलीट्स को कूदना होता है, ऊंची लंबी कूद करनी रहती है, तो वो क्या करता है, बहुत दूर से दौड़ते हुए आता है। दौड़ते हुए क्यों आता है, अगर पास से कूदेगा तो क्यों नहीं कूद पाएगा, क्योंकि अब उसके शरीर में अभी जड़त्व है, स्थिरता का जड़त्व मतलब बॉडी स्थिर रहना चाहती है, कूदेगा तो बहुत ज्यादा नहीं कूद पाएगा। लेकिन जब बहुत ज्यादा दौड़ के आता है, दौड़ के आने से मतलब है जब बहुत ज्यादा उसके मांसपेशियों में गति आ जाती है। अब मांसपेशियां क्या है, गति करना चाहती है, वो गति की अवस्था में रहती है। अब गति की अवस्था में से उसको कूदना होगा तो उसके अंदर गति का जड़त्व है, वो गति में ही रहना चाहेगा, इसलिए वो और ऊपर चल। आप फास्ट बॉलर देखेंगे, अगर स्पिनर क्या होता है, तुरंत बगल से ही फेंकता है, बस फास्ट बॉलर क्या होता है, बहुत दौड़ के आता है। क्यों दौड़ के आता है, क्योंकि उसको तेज से फेंकने के लिए उसके हाथों में मूवमेंट होना चाहिए, और मूवमेंट अगर वो तुरंत का मूवमेंट करेगा उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं बन पाएगा। और वह पहले से हाथ अगर गतिमान रहेगा, पहले से ज्यादा स्पीड रहेगी उसमें, तो वो उसकी बॉलिंग
तेज हो सकती है, ठीक है। आप जब कंबल होता है, कंबल में क्या करते हैं, कंबल को ऊपर से लेके ऐसे से छंगाड़ते हैं, या कंबल पे हम डंडे लेके इस तरह पीटते हैं। आप देखे होंगे गांव में अक्सर डंडे लेके पीटते हैं। वो क्यों पीटते हैं, उसका पीटने का कारण क्या होता है कि जब हम डंडे से मारते हैं तो कंबल पे लगता है, कंबल तो चला जाता है। जब छंगाड़ते हैं तो कंबल के अंदर तो मूवमेंट हो रहा है, बट उसके अंदर जो धूल के कण हैं, जो पार्टिकल ऑफ धूल है, वो उस पर मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो वहीं से नीचे गिर जा रहे हैं। तो ये सब एग्जाम्पल जो है, आपसे पूछेगा कि घुड़सवार दौड़ता है तो इसमें कौन सा नियम लगता है, आप पेड़ की टहनी पे लगा हुआ फल नीचे गिरता है, पेड़ को हिला के, तो उस पर कौन सा नियम अप्लाई होता है, ठीक है। जब गाड़ी चलती है, या आप एक और एग्जांपल देखिए, ट्रेन का एग्जांपल देखिए। मान लीजिए ट्रेन चल रही थी 40 से, ठीक है। अब दो एग्जांपल देखिए, बहुत अच्छे एग्जांपल हैं। अब मान लीजिए ट्रेन चल रही थी 40 से, ट्रेन चल रही थी 40 से, ये आपकी ट्रेन की पटरी है, ये आपकी ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन है। ट्रेन चल रही थी 40 से, 40 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें 40 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रही थी। अब हमें क्या किया, ट्रेन पे यहाँ एक बच्चा बैठा था या मैं ही बैठा था, मान लीजिए आप बैठे थे। कौन बैठा था, सुनील। सुनील, हाँ, यहाँ पे कौन बैठा था, सुनील बैठा था। अब सुनील ने क्या किया, अपनी गेंद को उछाला, गेंद को उछाला, और जैसे ही गेंद को उछाला वैसे ड्राइवर ने अपनी स्पीड बढ़ा के 80 किलोमीटर पर घंटे कर दी। तुरंत इस ड्राइवर ने अपनी गेंद बढ़ा के 80 किलोमीटर पर घंटे कर दी। अब जब गेंद सुनील के हाथ में थी तब तो वो 40 किलोमीटर पर घंटे चल रही थी। जब उसने उछाला तो उसका कांटेक्ट टूट गया, बॉल का कांटेक्ट टूटने के बाद ट्रेन का स्पीड बढ़ी 80 किलोमीटर पर घंटे, 40 से 80 हो गई। सुनील ट्रेन के कांटेक्ट में था, सुनील की रफ्तार बढ़ गई, 80 किलोमीटर पर घंटा हो गई। लेकिन बॉल किसी के कांटेक्ट में नहीं थी, बॉल की स्पीड 40 किलोमीटर पर घंटा रह गई। तो बॉल क्या देगी, ये 40 किलोमीटर जाएगी घंटे में और ये 80 किलोमीटर जाएगा घंटे में। मतलब क्या होगा कि वो तेज चलेगा तो बॉल आके उसके सर पे लड़ जाएगी या पीछे की तरफ गिर जाएगी, या तो पीछे की तरफ गिर जाएगी या तो सर पे लड़ जाएगी। तो कहते हैं कि अगर कोई बच्चा ट्रेन में बैठ के बॉल उछालता है और बॉल उसके पीछे गिरती है, तो बताइए ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है कि घट रही है? ट्रेन की स्पीड बढ़ रही, घट रही? तो ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है। अब मान लीजिए इसने गेंद उछाली, ड्राइवर 40 से न करके 40 से 10 किलोमीटर पर घंटे पे कर दिया, ब्रेक लगा दिया, बहुत तेज ब्रेक लगा दिया, ठीक है, बहुत तेज ब्रेक लगा दिया। तो अब क्या होगा, ट्रेन पे ब्रेक लगा दिया तो क्या होगा, गेंद 40 पे थी, फेंका, गेंद 40 पे ही रहेगी। जो लड़का बैठा है सुनील, उसकी स्पीड कितनी हो गई, 10, वो 10 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से बढ़ रहा है। गेंद 40 से जा रही है तो वो सामने वाले आगे जाके गिरेगी। तो जब भी गेंद ट्रेन में बैठा बच्चा अगर गेंद फेंकता है और ट्रेन आगे की तरफ गिरती है, मतलब कि ड्राइवर या लोको पायलट गाड़ी पे ब्रेक लगा रहा है, ठीक है, गाड़ी पे ब्रेक लगा रहा है। और अगर जैसे हाथ पे फेंकता है वैसे ही हाथ में गिर जाती है, इसका मतलब ट्रेन एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, एक नियत वेग से गति कर रही है, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखिए, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, सीसेट में पूछा था, यूपीपीएससी में एग्जाम में आया था कि एक ऐसे रस्सी है, ठीक है, इस पे 2 रस्सियां जुड़ी हुई हैं, एक है L1, एक है L2। अब ये पूछ रहे हैं हमें रस्सी को यहां से तोड़ना है और यहां से खींच के, तो 3 तरीके के, एक तो है खूब जोर से खींच दीजिए, एक है बहुत धीमे धीमे खींचिए, एक यूनिफॉर्म फोर्स लगा के खींचिए, एक है बढ़ता हुआ बल लगा के खींचिए, तो रस्सी को हमें यहां से तोड़ना है, यहां से नहीं टूटनी चाहिए, यहां से तोड़ना। तो पहला ऑप्शन क्या है कि झटके से खींचिए, दूसरा ऑप्शन क्या है कि यूनिफॉर्म फोर्स लगाइए, तीसरा है कि एक्सेलरेटेड फोर्स लगा। एक्सेलरेटेड फोर्स मतलब पहले 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 25 न्यूटन, 30 न्यूटन, इस तरह फोर्स लगा। ऑप्शन बी, किसी भी कंडीशन में कहा नहीं जा सकता कहां छूटेगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए, जब झटके से फोर्स लगाएंगे तो यहां से आप फोर्स लगाएंगे, जब तक फोर्स यहां तक ट्रांसफर हो पाएगा, जब तक यहां तक पहुंच पाएगा, तभी तो रस्सी टूट जाएगी, उतना संभाल नहीं पाएगी। लेकिन जब आप नियत से खींचेंगे, 1-2 न्यूटन या 5 न्यूटन या 10 न्यूटन का बल खींचते चले जाएंगे, लगातार खींचते चले जाएंगे, तो ये धीमे धीमे बल यहां से ट्रांसफर होते होते यहां जमा होता रहेगा, और एक बल आएगा यहां से। तो जब भी किसी चीज को तोड़ना है तो हम क्या करते हैं, बहुत पहले धीमे धीमे खींचते हैं, एक नियत वेग से खींचते रहते तब ऊपर से टूटेगी। और बीच से तोड़ना है तो हम झटके से मार देंगे, बीच से टूट जाएगा, ठीक है।
तो ये है न्यूटन के पहले नियम के उदाहरण, ये है न्यूटन के पहले नियम के उदाहरण। अब हम न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ते हैं, न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ। देखिए सेकंड लॉ क्या है, फादर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड लॉ। पहला नियम क्या बताया कि जो गति में है वो गति में रहेगा, जो रुका है सो रुका रहेगा, जिस तरीके से उस तरह बना रहेगा जब तक कि आपको कोई पढ़ने को न कहे, मतलब जब तक कि कोई बाय बल न लगा दे। अब क्या है दूसरा नियम, क्या है दूसरा नियम, क्या है दूसरा नियम, क्या कहता है, जो संवेग संरक्षण पे आधारित है, कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब प्रोपोर्शनल पाती होती है। अगर इसको सिंपल से पढ़ना चाहें, सिंपल सा पढ़ना चाहें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dP अपॉन dt, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब संवेग परिवर्तन की, अब संवेग क्या होता है, देखिए वेग संवेग का, हम तो इसमें ये भी कह सकते थे वेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती, क्योंकि अनुक्रमानुपाती का मतलब एक बढ़ रहा है घट रहा है, उसमें कुछ द्रव्यमान तो नियत ही रहता है। न्यूटन ने तो माना था कि द्रव्यमान नियत रहता है। समझिएगा न्यूटन के फिजिक्स के अकॉर्डिंग मास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, मास क्या है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा अनुक्रमानुपाती B है या KB है, तो अगर K कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं A अनुक्रमानुपाती है B के, मतलब प्रोपोर्शनल है B के, मतलब A के बढ़ने पे B भी घटेगा। अगर K कांस्टेंट तो नियतांक को नहीं लिखते, लेकिन तब तो हम यहाँ पे लिख सकते थे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dV अपॉन dt, मतलब वेलोसिटी, और में लग सकते थे कि संवेग में वेग लिख देते थे, बट क्यों, क्योंकि वेग का कोई औचित्य नहीं है। वेग तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसमें द्रव्यमान न हो। जैसे आपको बताएं कि अगर ट्रेन चल रही है, ट्रेन छोड़िए, प्रकाश आता 3 × 10⁸, 3 लाख करोड़ किलोमीटर की स्पीड से आता आपके पास मीटर पर सेकंड से, लेकिन उसके बाद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको एक लगातार 3 लाख 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से लाइट आग पे आके टकराती है, लेकिन वो कुछ क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि उसके पास खुद का कोई द्रव्यमान नहीं है। अब अगर आपके पास द्रव्यमान नहीं है तो आपके वेग का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपका, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, संवेग। अब कुछ लोग आवेग पे भी जाते हैं, आवेग पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, संवेग तक समझिए कि संवेग क्या होता है। द्रव्यमान गुणे वेग को संवेग कहते हैं, ठीक है, द्रव्यमान गुणे वेग को संवेग कहते हैं। P इज इक्वल टू m इंटू वी होता है द्रव्यमान गुणे वेग, मतलब जिसका द्रव्यमान जितना ज्यादा उतना ज्यादा उसका संवेग, जितना ज्यादा वेलोसिटी या वेग उतना ज्यादा उसका संवेग, संवेग वेग के साथ द्रव्यमान। अब ठीक है, अब देखिए इसको समझने की कोशिश करिए कि जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते समय खिलाड़ी खेलता है, क्रिकेट देखते होंगे, बॉल आती है, बॉल में द्रव्यमान है, बॉल का वेलोसिटी है मतलब वेग है, द्रव्यमान है, वेग है मतलब उसके अंदर संवेग है। अब संवेग आ रहा है, मान लीजिए संवेग आ रहा है, आने दीजिए 50 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, आने दीजिए 50 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, आपने गेंद पकड़ लिया, आपने 50 मीटर पर सेकंड से गेंद पकड़ लिया, ये डेल्टा टी, ये जो dt है ये समय परिवर्तन है, आपने पकड़ लिया, आपने लगाया 0.00 मिली सेकंड, 0.01 मिली सेकंड, आपने समय बहुत कम लगाया तो आपको बल बहुत तेज लगा, बहुत तेज चोट लगी, बहुत तेज चोट लगी। और फिर अगर ऊपर से पकड़ेंगे नहीं तो हो सकता है गेंद बाहर भी चली जाए, हो सकता है गेंद बाहर भी चली जाए, क्योंकि संवेग बहुत, आपको बल बहुत तेज लगा। लेकिन अगर उसने पहले 50 से 40 किया, 50 से 40 किया, अब 50 से 40 किया, 40 से 30 किया, 30 से 20 किया, 20 से 10 किया, 10 से 0 किया, मतलब आपको कितने लगे 0.05 सेकंड। अब आपको 0.05 सेकंड लगा, इसके पहले मिली सेकंड लगे थे, तो आपने क्या किया, समय को क्या किया, बढ़ा दिया, समय को बढ़ा दिया, तो ये क्या हो गया, कम हो गया, ये क्या हो गया, कम हो गया। मतलब जब आपने गेंद को तुरंत पकड़ लिया तो आपने समय कम लगाया, बल तेज लगा, उसी वेग को आपने समय ज्यादा लगाया तो आप पे बल कम लगा। उसी तरह दूसरा उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं, न्यूटन का दूसरा उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं। जब कार में एयर बैग होते हैं,
अब नई कारों में एयर बैग आ रहे हैं। एयर बैग कैसे काम करता है, जैसे आपकी गाड़ी बहुत किसी टकराती है तो उसका संवेग बहुत ही जल्दी परिवर्तित होता है, बहुत ही जल्दी परिवर्तित होता है, तो उसके अंदर सेंसर लगे रहते हैं। जब गाड़ी का संवेग बहुत जल्दी परिवर्तित होता है तो उसके अंदर कुछ गैसेस में रिएक्शन होती है, गैसेस में रिएक्शन होती है तो एयर बैग ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। अब जब एयर बैग ऑटोमेटिक खुल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक एयर बैग अंदर एयर, अब आपका मुंह उस एयर बैग पे लड़ता है तो क्या होता है, एयर बैग अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है, मतलब आपको लड़के वापस आने का समय बचाता है, समय बढ़ाता है। अब जब समय बढ़ेगा तो आप पे लगने वाला बल कम हो जाएगा। इसी तरह अच्छी गाड़ियों में सॉकर आते होंगे, इस तरह के सॉकर बनते हैं। अब सॉकर वाली गाड़ी लिया है, सॉकर वाली साइकिल लिया है, तो उसमें क्या होता है कि जब गड्ढे में गाड़ी, ये आपका टायर, पीछे वाला टायर गड्ढे में जाता है तो गड्ढे में जाने से पहले वो क्या करती है, गड्ढे में जाने से ऊपर जाने में जो समय लगता है उस समय को बढ़ा देती है। ऊपर कैरियर से कोई पीछे बैठा है और नीचे गड्ढा, अगर सॉकर नहीं लगा है जैसे ही टायर नीचे जाएगा कैरियर भी नीचे जाएगा, लेकिन अगर सॉकर लगा तो जैसे ही टायर नीचे जाएगा तो धीमे 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 सॉकर नीचे जाएगा और फिर धीमे धीमे सॉकर ऊपर आ जाएगा। मतलब वो क्या करता है, समय कहीं ना कहीं बढ़ा देता है। अब समय बढ़ा देता है तो आपका, अब देखिए ये क्या है कि ये आपका समय, जो फोर्स है, जो बल है, जो फोर्स है आपका, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड पता चल रहा है, मैं आपका यहाँ पे परिणाम बता रहा है, परिमाण बता रहा है कि कितना लगा। अब लगा कि नहीं लगा ये तो पहले वाले नियम में पता चल गया कि अगर गति में परिवर्तन हुआ तो पिताजी आए, अगर आपके खिलने की गति में परिवर्तन हुआ तो पिताजी आए, मतलब अगर आपकी गति में परिवर्तन हुआ, कोई बाह्य बल लगा कि नहीं लगा पहला पता चल गया। कितना लगा ये दूसरे नियम से पता चल गया, कि कितना लगना है ये दूसरे नियम से पता चल गया। अब कैसा लगना है, क्योंकि बल क्या है, सदिश राशि है, तो उसमें दिशा भी होगी, परिणाम भी होगा, परिमाण भी होगा, ठीक है। तो पहले हमने पता लगा लिया न्यूटन के पहले नियम से कि बल लगा कि नहीं लगा, दूसरे नियम से हमने पता लगा लिया कि कितना लगा। अब हमें क्या पता करना है कि किस दिशा में लगा, किस दिशा में लगा। न्यूटन साहब ने तीसरा नियम दे दिया, लो भाई वो भी देख लो। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का मतलब पहला जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग का नियम, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। किसी भी एवरी एक्शन हैव ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसी भी क्रिया के विपरीत, किसी भी क्रिया के विपरीत किसी भी क्रिया के विपरीत बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो दोनों वस्तुएं मिलेंगे वो दोनों वस्तुएं अलग अलग होनी चाहिए, दोनों वस्तुएं, दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए या दोनों वस्तुएं अलग अलग होनी चाहिए, ये जरूर याद कर लीजिएगा। अलग अलग होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। अभी मैं ऐसा भी एग्जांपल बनाऊंगा जहां पे इक्वल अपोजिट रिएक्शन लगेगा बट वो ये एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं आपको एक थप्पड़ मारता हूं, ठीक है, आप बदले में एक तो मारेंगे नहीं, आप 3-4 मार देंगे, वो बात छोड़िए, ठीक है। जैसे मैंने आपके गाल पे एक थप्पड़ मारा, ठीक है, जितना मैंने आपके गाल पे फोर्स लगाया उतना ही आपका गाल मेरे हाथ पे फोर्स लगाए। मतलब मैंने अगर आपको 5 न्यूटन के बल से मारा तो आप भी मुझे 5 न्यूटन के बल से मारे, तो आप फिर कहेंगे सर ज्यादा चोट क्यों लगी, तो मैं भी मतलब तो बराबर हो गया, लोग एक दूसरे को मारते क्यों, जब मैंने 5 से मारा तो आप भी 5 से मारे। लेकिन क्या होता है कि जिस जगह पे आप मार रहे होते वहां गाल ये सब नाजुक जगह होते और हाथ थोड़े कड़े होते, तो हमें यहाँ पे चोट, दर्द का एहसास गाल पे ज्यादा होता है, हाथ पे कम होता है, लेकिन बल या फोर्स दोनों पे बराबर लगता है। मतलब अगर मैंने 5 न्यूटन से मारा तो आप भी 5 ही न्यूटन से अपने गाल से मुझे मारे, लेकिन यहाँ पे दर्द का एहसास कम होता है, यहाँ की मांसपेशियों में, यहाँ की मांसपेशियों के दर्द का एहसास ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि और एग्जांपल की बात करें जो न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे आ जाता है, जब आप यूपी पुलिस में आपका हो जाएगा, यूपीएसआई में हो जाएगा या कहीं पे हो जाएगा, यूपी पीसीएस में हो जाएगा, 303 की गन मिलती है। गन में क्या करते हैं, वहां पे जब ट्रेनिंग दी जाती है आपको, जब गन मिलती है तो जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें क्या होता है, बंदूक यहाँ पे कंधे पे रख के आपको चलानी होती है, ठीक है, कंधे पे रख के आपको चलानी होती है। उसमें जैसे ही गोली आप फायर करते हैं या किसी पिक्चर में देखिएगा, उसमें ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, उसको स्लो मोशन में बना लीजिएगा, उसको स्लो मोशन में करके देखिएगा, एकदम स्पीड स्लो करके, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखिए उसको स्लो मोशन में करके देख लीजिएगा 0.25 पे, उसमें आपको समझ में आएगा। जैसे ही बंदूक से गोली निकलती है तो गोली निकली, बंदूक ने गोली पे, ये आपका पिस्टल ये होता है, ये आपका पिस्टन होता है, जैसे आप यहाँ से आपका घोड़ा अपना दबाते हैं,
ठीक है, ये आपका घोड़ा होता है, जैसे आप घोड़ा दबाते हैं, ट्रिगर दबाते हैं, ये आके गोली पे हिट करता है, गोली इधर निकल जाती है। अब जैसे ही गोली इधर निकलती है, जैसे ही गोली उधर निकलेगी, बंदूक ने गोली पे बल लगाया, गोली बंदूक पे बल लगाएगी, और गोली बंदूक पे बल लगाएगी तो बंदूक पीछे आएगी, तो आपके यहाँ पे चोट लगती है, पीछे की तरफ आती है। इसी तरह जैसे नाविक जब होता है, जब नाव को जमीन से किनारे से पानी में ले जा रहा है, तो वो क्या करता है कि जमीन को धक्का देता है, पैर से ऐसे धक्का देता है, पैर से ऐसे धक्का देता है, या अपने डंडे से धक्का देता है। धक्के देता है तो क्या होता है कि डंडा जमीन पे धक्का लगाता है, जमीन डंडे पे धक्का लगाती है, और डंडे से नाव पानी में चली जाती है। इसके अलावा आप देखते होंगे रेत में हमारा पैर जल्दी थक जाता है, रेत में हमारा पैर जल्दी थक जाता है। क्यों थक जाता है? क्योंकि जैसे हम चल रहे होते हैं तो हम धरती पे बल लगाते हैं, अपने पंजे से या एड़ी से हम बल लगाते, पंजे से हमने धरती को दबाया, धरती क्या होती है कि उल्टा हमें रिएक्शन देती है, हमें ऊपर भेजती है, ठीक है, हमने धरती को दबाया, तिरछे हम भेजते हैं, धरती भी तिरछे हमें भेजती है, जिससे कि हम चल पाते हैं, लेकिन रेत में क्या होता है कि रेत उतना रिएक्शन नहीं दे पाता, रेत रिएक्शन नहीं देता, तो हमें अपना पैर खुद से उठाना पड़ता है, तो जब हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, हमें ज्यादा एनर्जी कंजर्व होगी, जब हमारी ज्यादा एनर्जी जाएगी तो हम थक जाएंगे, इसलिए हम रेत में थक जाते हैं। लेकिन ऊंट के पैर में गद्देदार संरचना होती है, गद्देदार संरचना, जिससे उसको उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ता, दोनों सॉफ्ट है, जितना वो रिएक्शन देता है उतना ही वो भी रिएक्शन, इसीलिए उसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ठीक है, उसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। आप एक चीज और देखे होंगे, जैसे बंदूक से जब गोली मारते हैं, अगर कांच है तो कांच में क्या होता है, बंदूक की गोली छेद के आर पार निकल जाती है, बंदूक की गोली छेद के आर पार निकल जाती है, लेकिन बंदूक की गोली छेद के आर पार निकल जाती है, लेकिन पत्थर क्या रहता है, उसको चिकना चिकना कर देता है। जैसे गोली लगेगी तो गोली निकल के पार जाएगी, बट अगर पत्थर लगेगा तो पत्थर इस तरह से उसको मतलब पार नहीं होगा, सिर्फ चीर देगा, इस तरह दरारें पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि गोली जब लगी तो गोली का संवेग बहुत ज्यादा था, संवेग बहुत ज्यादा होने के कारण ये सब अभी कांटेक्ट में जब तक आती, ये सब जब तक कांटेक्ट में आती तब तक गोली उसको लेके बाहर निकल गई। लेकिन पत्थर का क्या है, पत्थर का वेग कम है, वेग क्या है, जब तक इस पे टकराई, इसका टकराने से जब तक वो पार निकल रही है, पार निकलने में जो समय लगा, उस समय से पहले इसका फोर्स जो है, उसके अंदर का संवेग जो है, जो संवेग या उसके अंदर का जो बल था, वो बल इसी में परिवर्तित हो गया, ठीक है, वो बल इसी में परिवर्तित हो गया, मतलब कि आपका जो भी बल लगना था, मतलब कि वो नहीं लगा। अब आप देखिए कि पहले की मूवी में जो था, पहले की मूवी में जब हीरो 3 तल्ले से कूदता था तो कलैया मारता था, 2-3 कलैया मारता था, लेकिन अब की मूवी में नहीं आ रहा, क्योंकि पहले उतनी एडिटिंग नहीं थी, उतनी एडिटिंग नहीं हो पाती थी, तो अब हीरो को स्टेप करना ही पड़ता था। अब ऊपर से कूदता था तो कलैया नहीं मारेगा तो उसका संवेग तुरंत, दूसरा नियम, संवेग तुरंत ही 0 हो जाएगा, समय तो बल ज्यादा, हड्डी टूट जाएगी, तो आगे की फिल्म कौन बनाएगा? अब आगे की फिल्म कौन बनाएगा? इसलिए कहा डायरेक्टर इतना टेंशन नहीं लेना है, मैं फिजिक्स पढ़ा हूं, अब तुम्हें कूदते समय क्या करना है, कलैया मारना है, तो समय मिल जाएगा, 2-3 कलैया मारने में जो समय मिल गया, तो क्लास करके गया था डायरेक्टर, जब क्लास फिजिक्स की करके गया था तो उसने कह दिया कलैया मार लो, हड्डी नहीं टूटी। अब जो नहीं करके गया था वो क्या करते हैं, स्टंटमैन को बुलाते, उतना एडिटिंग करते हैं, वो आगे करते हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। इसके बाद अगर आप देखते हैं, अगर कुएं से पानी निकाल रहे हैं, चलिए कुएं से पानी निकाल रहे हैं, तो कुएं से पानी निकालते समय क्या होता है, हम कुएं से जैसे जैसे पानी निकाल रहे हैं, ठीक है, कुएं से ऐसे पानी निकाल रहे हैं, रस्सी टूट गई, तो हम क्रिया तो किए, लेकिन कोई नीचे है नहीं जो प्रतिक्रिया दे सके, नीचे कोई है नहीं जो प्रतिक्रिया दे सके, तो हमारी क्रिया की प्रतिक्रिया क्या होगी, हम पीछे की तरफ गिर जाएंगे, ठीक है। देखिए दैट मीन्स इनका कहने का मतलब है कि एफ एक्शन इज इक्वल टू माइनस एफ रिएक्शन, ठीक है, इसका मतलब एफ रिएक्शन प्लस एफ रिएक्शन इज इक्वल टू 0, ठीक है। F0 मतलब दो अगर म्यूचुअल की बात करें तो उसमें नेट फोर्स 0 हो जाता है, ठीक है, हमेशा अलग अलग चीज पे लगना है। अब ऐसा कहेंगे तो हम कहेंगे कि हमने इस पे 5 न्यूटन का बल लगाया, ठीक है, हमने इस पे 5 न्यूटन का बल लगाया, इसने भी हम पे 5 न्यूटन का बल लगाया, हमने 5 न्यूटन का बल लगाया, इसने भी हम पे 5 न्यूटन का बल लगाया, हम 5 न्यूटन से उसे ऊपर उठा रहे हैं, ये भी हमें 5 न्यूटन लगा रही है, लेकिन ये ऊपर जा रही है, हमारा हाथ क्यों नीचे नहीं जा रहा है, हमारा हाथ नीचे क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि ये इन दोनों के बीच का बल है ना, हम इसको अलग से एक्स्ट्रा फोर्स भी दे रहे हैं, वो हमारे हाथ के पीछे इन दोनों का म्यूचुअल फोर्स है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक थे, एप्लीकेशन थे, जो कहीं ना कहीं न्यूटन्स के नियम में बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। अब आप देखिए
इसके में जो भी आपको नहीं समझ में आता है, इसके अलावा जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको अगली सीरीज में करवा दूंगा, ठीक है। ये नियम, ये टॉपिक्स बहुत ही जरूरी है। अगर इसमें से आपको कहीं समझ में नहीं आता, कोई क्वेश्चन डाउट होता है, तो कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर दिया, आप वहां पे पेस्ट करिए, हम आपको सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे। आपको कोई भी क्वेरी होती है आप उस पर व्हाट्सएप करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते रहिए, अगले वीडियो में हम इससे अच्छी जो इससे क्वेश्चन है उसको भी लेके आएंगे, ठीक है।